दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नागरिकता के संबंध में। दोस्तों भारत की नागरिकता की अगर संविधान में बात करें तो संविधान में भारत की नागरिकता के संबंधी जो उपबंध है वो संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किया गया है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड। अगर आपको भारत की नागरिकता संबंधित कोई भी चीज जानना है तो भारतीय संविधान उठाइए, उसके भाग 2 में जाइए और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ लीजिए। आपका नागरिकता के संबंधित सारा का सारा डाउट दूर हो जाएगा, आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके जो अलग अलग उपबंध क्या है, ये सब के बारे में अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। तो दोस्तों अगर अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में स्पष्ट कहा गया है कि संविधान लागू होने के दिन मतलब 26 जनवरी 1950 से जो भी व्यक्ति उस वक्त भारत के क्षेत्र में निवास कर रहे थे वो सब के सब भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 6 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 6 में भारत में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को लेकर नागरिकता के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद अगर 7 की बात करें तो भारत से जो पाकिस्तान चले गए अब उनको नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में बात किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 में जो विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता की बात की गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में जो भी व्यक्ति भारत का कोई ऐसा काम करते हैं या किस तरीके से उनकी नागरिकता रद्द हो जाएगी इसके बारे में साफ साफ बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 10 में बताया है कि आपका नागरिकता कैसे लगातार बने रहेगा। दोस्तों उसके बाद अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को अधिकार देता है कि वो भारत के नागरिकों की नागरिकता के संबंध में कोई भी नियम बना सकती है या पूर्ववर्ती संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 11 बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अनुच्छेद 11 के तहत ही भारतीय संसद द्वारा 1955 में पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया। दोस्तों इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही 5, 6, 7 और 8 के तहत भारत का नागरिक है 1955 मतलब ये अधिनियम आने से पहले वो यथावत भारत का नागरिक रहेगा, मतलब उस नियम के तहत रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन 1955 के बाद में जो भी नागरिकता संबंधी नियम रहेगा मतलब जो भी भारत में आएगा उसका पूरा का पूरा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के हिसाब से उसको नागरिकता की बात की जाएगी। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि 1955 जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो है क्या। दोस्तों भारत में जो नागरिकता है वो 5 आधारों पर दी जाती है। सबसे पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीयन के आधार पर और चौथा देशीकरण के आधार पर और पांचवा भारतीय भूमि अधिग्रहण के आधार पर, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत जब कोई भूमि को अपने अंतर्गत कोई राज्य को शामिल करती है उसके आधार पर। अब दोस्तों हम लोग डिटेल से ये 5 आधार को समझ लेते हैं, फिर आपका सारा नागरिकता संबंधित पूरा डाउट छूमंतर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जन्म के आधार पर। दोस्तों इसके अनुसार से 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति का जन्म, कोई भी बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ हो और लेकिन शर्त यह है कि उसके पिता भी भारत के नागरिक हो तो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा उस दिन से। और दोस्तों इसको 1986 में संशोधन करते हुए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया, जिसके तहत पहले क्या था कि उसके पिता भारत के नागरिक हो, लेकिन उसमें यह जोर दिया गया कि उसके माता पिता या अभिभावक कोई भी भारत का नागरिक हो तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। आपको मैं समझा रहा हूं, मतलब 1986 के पहले ऐसा नियम था ना कि केवल पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की माँ विदेशी है और पिता भारत के नागरिक हैं तो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से उसके पिता विदेशी हो और माता भारत की नागरिक हो, 1986 के पहले बता रहा हूं मैं दोस्तों, तो वो बच्चा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसको अलग प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा भारत की नागरिकता पाने के लिए। लेकिन दोस्तों जब से 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लागू हुआ उसके बाद से ऐसा हो गया कि किसी बच्चे का माता या पिता कोई एक भी अगर भारत का नागरिक हो तो वो बच्चा स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो किसी बच्चे की माँ भारत की नागरिक है और पिता कोई विदेशी हो गया, लेकिन वो बच्चा पैदा होगा तो अब 1986 के बाद वो भारत का नागरिक होगा, पहले नहीं होता। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 1986 से कोई भी बच्चे का माता पिता या गार्जियन तीनों में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक हो तो भारत का नागरिक ही कहलाएगा।
अब दोस्तों दूसरी हम बात करते हैं वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा, उसका पिताजी भारत के नागरिक हो और उसकी माँ विदेश गई और वहीं वो बच्चे का जन्म हो गया। भारत में जन्म नहीं हुआ, भारत के बाहर विदेश में जन्म हुआ है, लेकिन उसके जन्म के समय अगर उसके पिता भारत के नागरिक हो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 के बीच में, ये नियम को ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1992 के बीच में अगर कोई बच्चे का जन्म विदेश में हो गया हो और उसके जन्म के समय उसके पिता अगर भारत के नागरिक हो तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे भी संशोधित कर दिया गया। 1992 के पहले केवल बस पिता अगर भारत के नागरिक होंगे और बच्चे का जन्म बाहर हो तभी वो बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन 1992 के बाद से उसके माता पिता या गार्जियन कोई भी अगर भारत का नागरिक हुआ और वो बाहर में भी उसका जन्म हुआ तो भी वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। दोस्तों समझ लीजिए 1992 के पहले केवल पिता के लिए था और 1992 के बाद माता पिता या गार्जियन तीनों के लिए नियम लगा दिया गया। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं पंजीयन के आधार पर। पंजीयन के आधार पर का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई महिला या पुरुष जो कोई भारत में शादी किया हो तो वो एक खास दस्तावेज को प्रस्तुत करके भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसे पंजीयन देने के पहले 7 वर्ष तक भारत में निवास किए का उसके रिकॉर्ड देना पड़ेगा। और दोस्तों सन 2003 में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस 7 वर्ष को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि भारत आया शादी करे भारत का नागरिकता प्राप्त करेगा, नहीं, शादी करने से पहले 10 साल तक भारत में रहा और फिर शादी करेगा तब जाकर उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। दोस्तों देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चाहे तो देशीकरण का एक दस्तावेज प्रस्तुत करके उसके नियम के अनुसार सब फॉर्म भर के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो कोई ऐसे देश से ना आया हो जिस देश का नियम हो कि हम इस तरीके से उस देश में कोई नहीं जा सकता, उस देश में कोई नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। और दोस्तों दूसरा नियम यह है कि वो उस देश की नागरिकता पहले त्यागा हो जिस देश से को छोड़कर भारत की नागरिकता चाह रहा हो। और दोस्तों तीसरी शर्त है कि वो भारत के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से कोई एक भाषा जानता हो। दोस्तों मैं अनुसूचियों के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूं, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से वो देशीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं भूमि अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाना। दोस्तों इसमें क्या है कि मान लीजिए भारत सरकार अगर किसी तरीके से किसी अन्य जगह की बाहरी भूमि का अपने अंदर अधिग्रहण करती है तो उस भू क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिक स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गोवा, पौंडीचेरी, दमन और दीव और सिक्किम, ये सब राज्य भारत सरकार आजादी के बाद अपने अंदर अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के द्वारा लिया है। अब जैसे 1975 में जो सिक्किम था वो भारत का हिस्सा बना, तो सिक्किम के उस क्षेत्र में जो जो अधिग्रहित किया गया उस क्षेत्र के निवास करने वाला हर नागरिक भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। दोस्तों ये सब तो बात थी कि नागरिकता कैसे ग्रहण किया जाए। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि भारत की नागरिकता खत्म कैसे होती है। दोस्तों इसके लिए भारत की नागरिकता 3 तरीके से खत्म होती है। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति स्वतः अपनी नागरिकता को त्याग कर दे तो भारत की नागरिकता खत्म। दूसरा, वो व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। और दोस्तों तीसरा तरीका यह है कि देशद्रोह या कोई और तरीके से अगर भारत सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, भारत में कोई छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं होगा, कोई बिहार या कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं होगा, केवल और केवल भारत का नागरिक होगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि 2000 में एल एम सिन्वी की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिश के आधार पर कुछ देशों के साथ भारत दोहरी नागरिकता देता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस हैं। दोस्तों उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 लाया गया, जिसके तहत एक प्रावधान किया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो भी नागरिक है, अल्पसंख्यक है, जो वहां पर उत्पीड़ित हुए थे, जिसमें से हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन ये प्रमुख हैं, इन सब लोग को भारत में नागरिकता उस दिन के बाद से दिया जा सकता है। दोस्तों इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन सरकार के भी अपने तर्क है।
तो दोस्तों इस तरीके से नागरिकता संबंधी सारी की सारी जो जानकारियां मैंने आप लोग को दे दी है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।